क्या वाकई महिलाओं का सशक्तिकरण एक्चुअल में इंटरनली इच्छा के साथ किया जाना चाह रहा है, या फिर उनको ना समझ गुड़िया समझ के उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है? वो ना समझ हैं, उनको सिंपैथी दिखाकर उनको अपनी साइड करने का एक मंशा है, एक कबरब है। शायद हाँ, नहीं भी हो सकता है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है महिलाओं के साथ, जैसे एक कहावत है कि दिखाते शहद हैं खिलाते जहर हैं। तो शायद शहद दिखाया जा रहा है महिलाओं को और एक्चुअल में उनको बिल्कुल एकदम बुद्धिहीन महिला समझा जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, उनको जैसे हम ढालेंगे वैसे ही ढल जाएंगी। शायद हाँ। फिलहाल ये जो मुद्दा भी उठ रहा है, जितना मैंने समझा है, देखिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एज अ एस्पिरेंट एज अ वीमेन इस बात पे करना ज़रूरी बनता भी है। एंड एज अ एस्पिरेंट मैं न्यूट्रल हूँ, ना मैं इस पक्ष की बात करूँगी ना मैं उस पक्ष की बात करूँगी। जो मुझे समझ आया है अपनी स्टडी के दौरान वो मैं बात करना चाहूँगी। पहले हम कुछ शब्दों को समझेंगे, कुछ कीवर्ड हैं जहाँ इनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला शब्द आया है परिसीमन, जिसको डीलिमिटेशन इंग्लिश में कहा गया है। हो सकता है मैं आपको बार बार डीलिमिटेशन बोलूं तो आपको समझ ना आए, तो मैं बता देती हूँ परिसीमन का मतलब है डीलिमिटेशन। फिर एक शब्द समझेंगे हम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जब मैं कह रही हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, तो अभी ये बिल का मुद्दा क्या है? अभी इसको बिल क्यों बोला जा रहा है जब ये अधिनियम बन चुका है? तीसरी बात देखते हैं कि दक्षिण भारत जो है ना, किस बात का विरोध कर रहे हैं दक्षिण भारत वाले। और चौथी बात ये है कि विपक्ष ने क्या सच में नारी शक्ति को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है, या फिर उसके गले पर ऐसी तलवार रखी गई है जो वो चलनी ही चलनी है, इधर से चलाओ तो सर कटेगा, उधर से चलाओ तो सर कटेगा। शायद, या फिर क्या सच में जो पक्ष में है वो चाहते हैं नारी का सशक्तिकरण करना, या फिर वो नारियों के साथ नारी महिलाओं भावनाओं के साथ उनका खेला जा रहा है? चलिए मैं थोड़ा आसान कर देती हूँ, आसान कोशिश करूँगी मैं बहुत ही आसान बताने की, ताकि हर किसी को समझ आए। बात करती हूँ मैं परिसीमन। परिसीमन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? परिसीमन मतलब डीलिमिटेशन का इसका मतलब होता है कि सीमाओं में परिवर्तन। किसकी सीमाओं में परिवर्तन? क्या कोई फिजिकल बाउंड्री है? जैसे हमारा घर होता है, हमारा खेत होता है, तो उसकी बाउंड्री में चेंज करना है? नहीं, ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, बल्कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों का निर्धारण करना। चलो एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। आपको पता है कि लोकसभा की जो सीट हैं टोटल वो 550 के अराउंड हैं, वहीं राज्यसभा की सीटें जो है ना वो आपकी 250 के अराउंड हैं। किसी विधानसभा की बात करूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उसमें अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा से सीटें जाएंगी लोकसभा के लिए तो वो आपकी 80 हैं, और वहीं आपकी सीटें राज्यसभा के लिए जाएंगी तो वो 30 हैं। कैसे? क्या ये सभी राज्यों की इतनी ही फिक्स सीटें हैं? ऐसा नहीं है, हर राज्य की अपनी अपनी सीटें हैं। किसी राज्य में हमारे यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं यूपी में, तो किसी राज्य की 20 भी हो सकती हैं, किसी राज्य की 30 हैं, तो किसी राज्य की 2 भी हो सकती हैं, किसी राज्य की 1 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आपको पता है कि जनसंख्या यूपी की सबसे ज़्यादा है, इस वजह से इसकी जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी ज़्यादा हैं। क्या होता है जब डीलिमिटेशन होता है? पहले एक सेंसस कराया जाता है। सेंसस इज मीन दैट जनगणना होती है। फिर जनगणना में देखा जाता है कि टोटल कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर सीटों का डिवीज़न किया जाता है। 1952-51 में आपका 51-52 में जनगणना हुई, फिर उसके बाद परिसीमन हुआ यानी कि डीलिमिटेशन हुआ। तो संख्या जैसे मान लेती हूँ मैं 10,000 कहीं किसी राज्य की जनसंख्या है तो 10,000 पर एक सीट दे दी जाएगी। अगर 20,000 संख्या है तो उसको 2 सीटें दे दी जाएंगी। इसी प्रकार का 30,000 है तो 3 सीटें दे दी जाएंगी। मैंने एक ये नंबर माना हुआ है, एक्चुअल नंबर जो निकाला जाता है वो कुछ और आता है। ये मैंने एक नंबर माना कि इस तरह से सीटों का डिवीज़न होता है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसकी सीटें भी ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, क्या हुआ? 1952 में आपका जनगणना हुआ, फिर उसके बाद में जनगणना के आधार पर जो जनसंख्या निकल के आई उसका परिसीमन कर दिया गया। फिर 1952 के बाद आपका 62 में हुआ, 1973 में हुआ। 3 बार आपका जनगणना हुआ, उसके बाद में आपका परिसीमन हुआ और सीटों का डिवीज़न कर दिया गया। फिर क्या हुआ? वहाँ पर बात कुछ ऐसी हुई कि जो अभी सीटें हम देखते हैं वो जो 73 में परिसीमन हुआ था उसी के हिसाब से सीटें चल रही थीं। उस टाइम में एक बिल आया, एक संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। तो कहा गया कि हम जो परिसीमन कर रहे हैं, सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, क्यों ना इसको फ्रीज कर दें। फ्रीज का मतलब है कि हम चीज़ों को जमा दें और
25 साल बाद हम परिसीमन करेंगे। जनगणना हमारी हर 10 साल में होती रहेगी, लेकिन परिसीमन जो है ना वो हम 25 साल बाद करेंगे। ठीक है, तो 1975 के बाद 25 साल हो गए आपके 2001 में, मतलब एक साल एक में हो गए आके। ठीक है, क्योंकि 25 सालें हो गई थी। 2001 में परिसीमन किया जाना था, यानी कि सीटों का बंटवारा किया जाना था। अब आप थोड़ा सोचिए, ध्यान से देखिए, अगर देखेंगे तो दक्षिण भारत की जनसंख्या, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना अच्छा सा स्किल यूज़ करके उन्होंने अपना जो है ना इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में भागीदारी ज़्यादा की और जनसंख्या कम कर ली। उत्तर भारत वालों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस जनसंख्या बढ़ाते रहे। ठीक है, अब जब 2001 में ये बात उठी कि अब परिसीमन किया जाएगा और सीटें जो है ना वो जनसंख्या के आधार पर बांटी जाएंगी, तो क्या होना था, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उस राज्य की सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, जिसकी जनसंख्या कम है उस राज्य की सीटें कम हो जाएंगी। तो दक्षिण भारत राज्यों के जो है ना वो जनसंख्या उन्होंने कम की थी। उन्होंने तो अच्छा किया था कि जनसंख्या कम करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पर भार कम पड़ेगा। अब एक हम फैमिली के हिसाब से सोचते हैं, उनका विरोध क्यों है। एक परिवार में 4 भाई हैं, एक भाई के 5 बच्चे हैं और एक भाई ने सिर्फ 2 बच्चों को जन्म दिया और एक भाई ने एक ही बच्चे को जन्म दिया। जिसने एक बच्चे को जन्म दिया वो क्या कर रहा था, मतलब उसने अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे खर्च किया और बहुत ज़्यादा कमाने पे कोशिश की, मतलब कमाए और पूरे घर का खर्चा चलाए। एक भाई की जनसंख्या ज़्यादा थी, बच्चों की जनसंख्या। अब आप बताइए, उस घर में जिसके बच्चे ज़्यादा हैं उसकी मानी जाएगी, या फिर जो सबसे होशियार है, जिसने दिमाग से काम लिया, एक बच्चे को जन्म दिया और सबसे ज़्यादा कमाता है, उसकी बात मानी जाएगी। तो मानी तो उसी की जानी चाहिए ना, जो सबसे ज़्यादा कमाता है, जो सबसे ज़्यादा होशियार है, सबसे अच्छी बात करता है, सबसे दिमाग की बात करता है, उसकी मानी जानी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, उत्तर भारत वालों के पास सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, दक्षिण भारत वालों के पास जनसंख्या कम है, उनकी सीटें कम हो जाएंगी। अब जब लोकसभा में इन दोनों सीटों के लोगों के मेंबर जाएंगे तो मेंबर उत्तर भारत के ज़्यादा होंगे, दक्षिण भारत के कम होंगे, तो बात किसकी मानी जाएगी, उत्तर भारत वालों की मानी जाएगी ना। दक्षिण भारत वालों ने अच्छा काम किया, इसके विरोध में उन्हें क्या मिला, उन्हें तो दंड मिला ना। ये दंड ही तो है कि उनकी बात ही नहीं मानी जा रही है, तो वो इसीलिए विरोध कर रहे हैं। वो महिला सशक्तिकरण वंदन अधिनियम का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि भाई डीलिमिटेशन को ना लाएं। अगर इसको लाना है तो जनसंख्या के आधार पे नहीं, बल्कि एक स्वस्थ कंपटीशन करिए, एक हेल्दी कंपटीशन करिए। जिसने टैक्स ज़्यादा दिया है, जो टैक्स ज़्यादा दे रहा है, जो ज़्यादा अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहा है, उस हिसाब से सीटों का डिवीज़न करिए ना। चलो इसको और समझते हैं क्या मतलब है। उनका कहने का मतलब है कि एक ऐसा कंपटीशन रखिए जो हेल्दी हो, स्वस्थ हो। इसका मतलब ये है कि अगर दक्षिण भारत वाले ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं तो उनकी सीटें ज़्यादा रखिए, और इस हिसाब से उत्तर भारत के वाले लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ आएगा कि अब हमारी हिस्सेदारी कम हो रही है, तो हमें भी जनसंख्या कम करके कमाने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा फोकस करना, अर्थव्यवस्था में सहयोग करने का ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको देखकर उत्तर भारत के वालों लोग भी समझेंगे और सिचुएशन को मतलब एक हैंडल करेंगे, उनके अंदर एक कहें तो अच्छी मेंटेलिटी आएगी। तो बिल्कुल उनका मुद्दा बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं, अगर हमें सपोर्ट सरकार करेगी तो हमें देखकर जिन्होंने कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो हमें देखकर मोटिवेट होंगे और वो भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेन चीज़ है दक्षिण भारत वालों की। वो कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन ऐसे इस आधार पर नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी अच्छाई का हमें रिजल्ट बुरा मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम की। एक्चुअल बात ये है, अधिनियम तो ये पहले ही बन चुका है 2023 में। नारियों को, नारी शक्ति बंधन अधिनियम का मतलब ये था कि नारियों को 33% विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देना था। अगर 100 सीटें किसी भी फिक्स की गई हैं तो उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देना है, महिलाएं ही जीत कर जाएंगी। ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई दोहराए नहीं, सब चाहते हैं ऐसा है। ठीक है, मुद्दा क्या है, बात ये है एक्चुअल में, अगर मैं बताऊं कि ये बिल जो आपका बन चुका था, इसकी डेट में बताऊं तो 19 सितंबर 2023 की बात है। ये बिल आपका पेश हुआ कहाँ पर, लोकसभा में। कौन से 19 सितंबर को, और बाकायदा 20 सितंबर को 2/3 यानी कि 2/3 मेजॉरिटी से ये इस पर वोटिंग की गई। और वोटिंग के साथ ही आप सोचिए कि उस टाइम पर भी विपक्ष ने इसको वोट दिया और इसको पास करवाया। 454 सीटें मिली थीं जब ये बिल आया था लोकसभा में। सिर्फ 2 लोगों ने वोट नहीं दिया था इसके पक्ष में, बाकी 454 लोगों ने वोट दिया था और फाइनली 21 सितंबर को ये बिल पास हो गया था।
फिर 21 सितंबर को पास होने के बाद 28 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गया और राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी थी। मंजूरी मिलते ही ये बिल अधिनियम बन गया था, अधिनियम बन गया था, लेकिन उसमें एक टैग लगा दिया गया था सरकार के द्वारा कि ये जो बिल है ना वो अभी लागू नहीं होगा। सॉरी, ये अधिनियम जो है ना वो लागू अभी नहीं होगा। कब लागू होगा? तो जब अगला सेंसस होगा, जनगणना होगी, तभी जनगणना के बाद परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद इसको हम लागू कर देंगे। मुद्दा दब गया और कहीं ना कहीं अच्छा था। अच्छा, जब आपको लागू ही नहीं करना था तो उस टाइम आप इसको लेकर क्यों आए थे? ये मेरा क्वेश्चन है। हो सकता है मुझे कोई कह सकता है कि आप पार्टी के विपक्ष में हैं, मतलब आप बायस्ड हो रही हैं। जी नहीं, मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट, मैं न्यूट्रल हूँ। बस मेरा क्वेश्चन उठता है कि उस टाइम मतलब क्यों लाए थे जब उसको लागू ही नहीं करना था। उसके बाद में तो विधानसभा के इलेक्शन कई जगह पर हुए तो वहाँ पर लागू कर देते, नहीं किया आपने। तो उस टाइम भी आपको महिलाओं से सिंपैथी चाहिए थी कि देखो हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, आपकी भलाई के लिए। शायद ऐसा हो सकता है। अगर मेरे साथ जो भी सहमत हो मुझे बताएं। हो सकता है मैं गलत हो सकती हूँ, मेरा सोचना गलत हो सकता है। फिलहाल बात ये रही कि ये बिल हो गया। अभी 3 सालें ही हुई हैं और आपका 17 अप्रैल को 2026 को सरकार ने ये फिर लोकसभा में लेकर आई और इसके साथ में 3 चीज़ें ऐड कर दी। मतलब क्या था? कबाब में हड्डी वाली बात कि महिला सशक्तिकरण बंधन अधिनियम को सिर्फ कबरब बनाया गया, लेकिन इसके पीछे मंशा थी परिसीमन और सीटों का बढ़ाया जाना। ये 3 बिल एक साथ में ले आई और इसकी आड़ में उन 2 बिलों को भी पास करवाना चाहती थी। शायद ऐसा ही है। तो अब सरकार ने कहा कि क्या करते हैं कि जो हमने कहा था कि हम जो नया सेंसस होगा, नया जनगणना होगी, उसके बाद में जब इसको पेश करेंगे, मतलब इसको लागू करेंगे, लेकिन नहीं, हम इसको अभी ही लागू कर देंगे। क्यों? अभी क्यों लागू करना? सरकार कह रहा है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उस जनगणना के आधार पर हम इसको लागू करेंगे। किसको? महिलाओं का आरक्षण को, और परिसीमन को भी कर देंगे तो और सीटें में बढ़ जाएंगी। तो विपक्ष का कहना ये है कि ऐसा अब आपने जनगणना की तो सारी सिचुएशन बना रखी, सारी तैयारी चल रही है, जनगणना बस अगले साल होने वाला है, उसके बाद में करिए ना, अभी क्यों कर रहे हैं? इस बात का विरोध आपका विपक्ष कर रहा है कि अभी क्यों कर रहे हैं। 2011 काफ़ी टाइम हो चुका है, तब से 2011 से अभी 2025-26 की बात करें, 15 से 16 सालें होने जा रही हैं। डाटा पुराना हो गया है। कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो कि 2011 में मान लिया जनसंख्या आपकी 100 थी और 100 पर आप 33% का आरक्षण देंगे तो 100 में 33 ही महिलाएं आपकी विधानसभा और लोकसभा में जाएंगी। लेकिन अगर आप 26 के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद जब इसको लागू करेंगे तो हो सकता है जनसंख्या 200 हो गई हो और 200 में आपको महिलाओं जो है ना वो 66 होनी चाहिए आरक्षण में, लेकिन वो तो 33 ही रहेंगी क्योंकि आप 2011 के हिसाब से कर रहे हो। समझिए थोड़ी सी बात। अगर 2011 में जनगणना आपकी 100 ही थी और उसी पर आप इस बिल को, इस अधिनियम को लागू कर रहे हैं तो महिलाओं को सिर्फ 33 ही 100 में से आएंगी। लेकिन 2026 में हो सकता जनगणना के बाद 200 जनसंख्या हो जाए। 200 जनसंख्या में महिलाएं तो 33 ही रहेंगी ना। तो 33 क्यों? 2026 के बाद में जो जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद में आप करिए ना महिलाओं के लिए ये आरक्षण, तब महिलाओं की एक्चुअल भागीदारी होगी ना। ये तो आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वही पहली वाली बात, दिखाया शहद है खिलाया जहर है। एक्चुअल उस बात पे मुद्दा, इस बात का विरोध जो है ना वो विपक्ष कर रहा है। तो अच्छा, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? शायद हो सकता है सरकार को मुद्दा चाहिए था, क्योंकि सरकार को शायद ये बात पता थी कि अगर हम इस बिल को अभी लाएंगे तो अभी कोई मुद्दा तो था नहीं, और हो सकता है सरकार चाहती है कि महिलाओं को अपनी साइड खींचना एक ऐसा, क्योंकि महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, उनको जैसे समझाओ वैसे समझ जाती हैं। कि अभी क्या करते हैं हम, जो विपक्ष है ना उसकी गर्दन पर तलवार रखते हैं कि अगर आप इस बिल को पास करोगे। अच्छा, ये बिल क्यों बोल रहे हैं? इसमें इन्होंने संशोधन लगा दिया। इन्होंने बोला जैसे पहले क्या था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम बन गया था, अभी ये आया है ना नारी शक्ति बंधन संशोधन अधिनियम, कि हम इसमें संशोधन कर रहे हैं कि अब ये जो पहले लागू होना था अब 2011 के सेंसस पर ही लागू हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार जानती थी, शायद ये जानती थी कि अगर ये बिल पास हो गया, ठीक है, तब भी हमारी वाहवाही कि हाँ देखो भाई सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने ऐसा कर दिया, और 2011 की जनगणना पर भी होगा और कहीं ना कहीं कम से कम महिलाओं का मतलब जो राइट भी होगा और हमारा काम भी बन जाएगा और हमें महिलाओं का पक्ष भी मिल जाएगा, उनकी सिंपैथी भी मिल जाएगी। अगर नहीं पास होगा तो
तो महिलाओं को कहीं ना कहीं अगेंस्ट में हो जाएगा, महिलाएं इन जो विपक्ष के अगेंस्ट में हो जाएंगी, वो कहेंगे कि ये तो महिलाओं के साथ ये लोग चाहते ही नहीं, मतलब विपक्ष वाले चाहते ही नहीं कि महिलाएं आगे बढ़ें, सशक्त हों। तो अच्छा, तलवार रखी थी, अगर इधर जाओगे तब भी कटना था, उधर जाओगे तब भी कटना था, तो आपको नहीं लग रहा ये मंशा थी कि ऐसा बिल लाया जाए और कहीं ना कहीं गोल गोल जाल में फंसाया जाए? शायद। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताएं। लेकिन विपक्ष ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? उसने जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा सा दिमाग लगाता तो वो ये कर सकता था कि जो बिल था उसको, जैसे कि उसका विरोध किया, उसमें वोट नहीं दिया, तो अगर वोट नहीं देना था, विरोध करना था, तो उसको ज्वाइंट कमीशन के पास भेज देता, उसको बल्कि मतलब उसका विरोध ना करता। अगर ज्वाइंट कमीशन के पास चला जाता ना तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, वो उसके पास पड़ा रहता, जो भी होता वो देखा जाया जाता, तब तक 2 साल निकल जाते और आपका सेंसस हो जाता, फिर तो आपका करना ही करना था उनके बाद में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं साउथ इंडिया का विरोध किस बात पे है, परिसीमन आयोग क्या है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्या है और विपक्ष का विरोध क्या है। तो ये बात ये है कि मतलब इसका विपक्ष का विरोध ये है कि आप सिर्फ नारी शक्ति अधिनियम को कबरब बना रहे हो, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप परिसीमन और जो सीटों का आवंटन जो है ना वो सेंसस के बाद करिए, अभी क्यों कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सारा मुद्दा था। तो आप मतलब जो भी आपको लगा हो सकता है मुझे गलत लगा हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये तो सिर्फ अभी मुद्दा लाया गया है, इसकी कोई चर्चा होनी ही नहीं थी। जब बिल एक्चुअल में एक्ट पहले ही बन गया था, तो इस बिल का मतलब क्या बनता है, क्यों लाया गया है? तो मतलब जो भी आपको लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हो सकता है मैं गलत सोच सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कोई मुद्दा नहीं था तो मुद्दा लाया गया और कहीं ना कहीं विपक्ष की गर्दन पर तलवार ऐसी लटकानी थी कि ना इधर जाओगे तो फंसोगे, इधर जाओगे तो फंसोगे। ये भाई राजनीति है। इस राजनीति में मतलब सगा पराया हो जाता है और पराया सगा हो जाता है। कहते हैं ना कि पैसा किसी का भला नहीं होता, जिसकी जेब में है सिर्फ उसी का होता है। तो राजनीति सच में बहुत ज़्यादा मतलब कहें तो बहुत ज़्यादा ऐसा खेल है जिसमें अगर आप पहुंच गए तो आप चाह कर भी एकदम कहें तो न्यूट्रल नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं आपको झुकना ही होगा, वो ऐसा खेल है। तो थैंक यू गाइस। जो भी आपको मतलब मेरे कुछ लोग बड़े भी देख सकते हैं, मेरे गार्जियन के हिसाब से कुछ मतलब मुझसे छोटे भी देख सकते हैं, मेरे भाई बहन भी देख सकते हैं। और तो मुझे आपको जो भी लगता है ज़रूर मुझे बताएं, बस मुझे गलत ना समझिएगा। एज एस्पिरेंट मैंने अपना एक व्यू पॉइंट रखा है, आपका कुछ और हो सकता है, जो मुझे समझ आया मैंने बता दिया है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। मुझे सपोर्ट करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं, इतना आसान आपको लगा है समझने में, तो मैं और भी ला सकती हूँ और भी मुद्दों पर। थैंक यू, मुझे सजेशन देते रहें कि और मुझे क्या क्या लाना चाहिए। थैंक यू।